चैप्टर 6 लूनर सन। खंजर फेल हो गया। यांगफू थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि मौत के लोग की स्पीड से इससे बचना कभी मुमकिन नहीं होगा। यांगफू के हैरान जियाओ यी का फायदा उठाते हुए वह तुरंत आगे बढ़ा और तेजी से दूर चला गया। मैं चाहता था कि तुम ज्यादा आसानी से मर जाओ क्योंकि तुम इसे खुद नहीं ढूंढ सकते। मुझे दोष मत दो। यांगफू समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, अपनी ताकत नहीं बचा पाया और उसने जियाओ यी पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। मौत के लोग की 9वीं लेयर जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, वह इतनी तेज थी कि वह मौत के लोग की दूसरी लेयर से 10 गुना ज्यादा तेज थी। कमी यही है, जियाओ यी की आंखें नम हो गईं और उसने मजाक उड़ाया। हालांकि यांगफू को भरोसा था, वह जियाओ परिवार में था और उसके पास अपना बेस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पूरा शॉट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब है कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। बेशक उसकी राय में उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। एक मामूली दायरे की दोहरी लेयर से निपटने के लिए वह निश्चित रूप से एक स्पाइक हासिल कर सकता है। हालांकि जियाओ यी के पास उसका जान बचाने वाला ट्रम्प कार्ड बिंगलवान तलवार मार्शल सोल भी था। उस रहस्यमयी बिंगलवान तलवार के लिए जियाओ यी को पूरा भरोसा था कि यह बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। जियाओ यी के असाधारण लड़ाई के अनुभव और गहरी समझ को देखते हुए वह गंभीर चोटों की कीमत पर यांगफू से लड़ने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त था। हालांकि कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आखिरकार दायरे की दूसरी और 9 लेयर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ठीक इसी समय कमरे का दरवाजा अचानक खुला। यी अंदर आया और डरते हुए बोला, मास्टर, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देता हूँ। आप खुद खा सकते हैं और यी आपका मूड खराब किए बिना चला जाएगा। यी ने जियाओ यी को परेशान करने के डर से घबराहट में अपना सिर नीचे कर लिया। माहौल अचानक रुक गया। जियाओ यी हैरान रह गया। यांगफू भी हैरान रह गया और उसने हमला रोक दिया। आखिर यह जियाओ परिवार था, जियुन शहर के 3 बड़े परिवारों में से एक, और उसे यह भी चिंता थी कि दुनिया से ऊपर का कोई ताकतवर योद्धा अचानक आ जाएगा। जब उसे पता चला कि यह तो बस एक नाकाबिल नौकरानी है, तो उसने राहत की सांस ली और तुरंत जियाओ यी को फिर से चाकू मार दिया। इसी समय यी ने भी अपना सिर उठाया और उसे यहाँ की हालत का पता चला। यंग मास्टर यी हैरान रह गया, लेकिन उसका पतला शरीर बहुत तेजी से फटा और तुरंत जियाओ यी की ओर दौड़ा। यी भागो। जियाओ यी अचानक परेशान हो गया। लड़के पहले अपना ख्याल रखो। यांगफू ने खंजर से वार किया। जियाओ यी ने चुपके से दांत पीसे और यी अचानक आ गया। उसका ध्यान भटक गया था और यांगफू ने मौके का फायदा उठाकर गोली चला दी। लड़के मर जाओ। यांगफू मुस्कुराया। चीख की आवाज के साथ जहरीले खंजर ने वार किया, लेकिन यह यी का शरीर था जिस पर वार किया गया था। जियाओ यी चौंक गया। यी का दिखना बहुत अचानक था और जियाओ यी इस पर रिएक्ट नहीं कर सका। जब जियाओ यी ने रिएक्ट किया तो यी पहले से ही उसके सामने था। खुशकिस्मती से उसकी नजर तेज थी और उसका हाथ तेज था। कंकन ने यी को पकड़ रखा था और इस वजह से जहरीले खंजर ने यी के शरीर में नहीं बल्कि सिर्फ यी की पीठ में वार किया। बेवकूफ। जियाओ यी डर गया और गुस्से में था और उसके दिल में बहुत गुस्सा और जान लेने का इरादा पैदा हो गया। मेरे लिए मर जाओ। जियाओ यी ने तुरंत बिंगलवान तलवार कुर्बान कर दी। एक चमकदार बैंगनी रोशनी अचानक दिखाई दी और मुट्ठी भर बेमिसाल जादुई सैनिक एक पल में उनके हाथों में जमा हो गए और यांगफू पर जोर से वार करने लगे। यांगफू ने ठंडी सांस ली, यी के पीछे से जहरीला खंजर निकाला और फिर जियाओ यी को चाकू मार दिया। एक मॉर्टल रेन सेकंड लेयर ने सच में मुझसे सीधे मुकाबला करने की हिम्मत की। सच में मौत की तलाश में यांगफू नफरत से भरा हुआ था। हालांकि अगले ही सेकंड में यांगफू के चेहरे पर नफरत तुरंत डर और घबराहट में बदल गई। जब बिंगलवान तलवार जहरीले खंजर से टकराई तो तलवार की नोक खंजर की नोक से टकराई। जेन क्यूई से बना जहरीला खंजर तुरंत गिर गया। यह कैसे हो सकता है? यांगफू चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जहरीला खंजर टूटकर गायब हो गया और बैंगनी रोशनी एक बहुत तेज आभा के साथ सीधे उसके शरीर में घुस गई और उसके दिल में घुस गई। मॉर्टल रेन के 9 गुना शक्तिशाली शरीर में कोई विरोध नहीं है। यह यांगफू बोल ही नहीं पाया। उसका दिमाग बेहोश हो गया था और वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कब मरेगा। वह 9वें मौत के दायरे वाला एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट जो हॉटियन दायरे के बाद दूसरे नंबर पर था, एक मौत के दूसरे दर्जे के बच्चे के हाथों मरेगा। जहरीले खंजर वाला हत्यारा जो कभी जियुन शहर में काफी मशहूर था, मर गया। यी जियाओ यीगान देखना चाहता है कि यी की चोट गंभीर है या नहीं। मेरे दिमाग में अचानक एक धमाका हुआ और एक अजीब याद आ गई। मेरे दिमाग में अचानक 5 बड़े अक्षर आ गए, बिंगलवान तलवार विरासत। उसी समय उसके शरीर में बिंगलवान तलवार मार्शल आत्मा चमक उठी और उसकी आंखों में एक पुरानी शक्ति पहुंच गई। जियाओ यी की आंखें अचानक बदल गईं। उसकी बाईं आंख स्याही की तरह गहरी थी, जिसमें कभी न खत्म होने वाली गहरी खाई की बर्फीली ठंड दिख रही थी। उसकी बाईं आंख में अचानक बदलाव आ गया। उसकी आंख आग की तरह गर्म थी और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसमें सूरज और तारों का एक गोला हो। यह बहुत ठंडा है, यह बहुत गर्म है। जियाओ यी अपनी आंखों में अचानक आई इस भावना से बहुत असहज था। बाईं आंख चांद है, दाहिनी आंख सूरज है। क्या यह बिंगलवान तलवार की विरासत है? जियाओ यी ने अपने दिल में बुदबुदाया। उसके दिमाग में यादों के जरिए मुझे पता है कि ताइयन सन बिंगलवान तलवार में ही मौजूद एबिलिटी है, लेकिन इस एबिलिटी को पाने और इस्तेमाल करने से पहले बिंगलवान तलवार द्वारा पहचाने जाने वाले मालिक का होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में, चांद का सूरज बिंगलवान तलवार द्वारा मास्टर को पहचानने की निशानी है। तब से बिंगलवान जियान सच में जियाओ यी को मास्टर के रूप में पहचान लेगा। इस एबिलिटी से वह सच में बिंगलवान तलवार को कंट्रोल कर सकता है और उसकी 100% पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इन काली और लाल आंखों के नीचे जियाओ यी ने यांगफू के शरीर से देखा और उसके शरीर में हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट का जहरीला खंजर देखा। अचानक एक अदृश्य शून्यता का भंवर एक ही समय में बाईं और दाईं आंखों में फट गया। दोनों अदृश्य भंवर यांगफू के शरीर में जहरीले खंजर वाली मार्शल स्पिरिट को सक्रिय रूप से सोख रहे थे। लगभग नंगी आंखों से दिखने वाली गति से यांगफू की जहरीली खंजर वाली स्पिरिट सिकुड़ती रही और आखिरकार गायब हो गई। और ये शक्तियां भंवर के माध्यम से ताइयन सन की आंखों में वापस पहुंचती हैं और आखिरकार जियाओ यी के शरीर में मार्शल सोल में। मार्शल आर्ट की शक्ति को सोख लो। यह जियाओ यी हैरान रह गया। जियाओ यी ने महसूस किया कि कमजोर आग को कंट्रोल करने वाली जानवर की स्पिरिट जो शुरू में उसके शरीर में लाल रोशनी छोड़ रही थी, तुरंत नारंगी स्पिरिट में बदल गई, जबकि बिंगलवान तलवार वाली स्पिरिट नहीं बदली थी। नहीं, बिंगलवान तलवार भी बदल गई है, लेकिन यह बहुत छोटी है। मार्शल सोल जो असल में गहरे बैंगनी रंग की थी, थोड़ी और गहरी हो गई थी, लगभग नगण्य। हुआंग रैंक मार्शल सोल की शक्ति ची रैंक मार्शल सोल के लिए काफी ज्यादा है, लेकिन पर्पल मार्शल सोल को यह बहुत कमजोर लग रही थी, पहले से 100 गुना ज्यादा कमजोर। दूसरों की स्पिरिट पावर को सोख लो और अपनी स्पिरिट पावर बढ़ाने के लिए इसे अपने अंदर डालो। टीएसके बिंगलवान तलवार। बिंगलवान तलवार, तुम्हारी क्षमताएं बहुत असामान्य हैं। जियाओ यी हैरान था।
जियाओ यी ने अंदाजा लगाया कि बिंगलुआन तलवार को बहुत पहले ही खुद को मास्टर के तौर पर पहचान लेना चाहिए था। हालांकि यह पहली बार था जब मैंने इसे गाढ़ा किया, जिससे बिंगलुआन तलवार विरासत में मिली और मुझे लूनरसन की आंख की क्षमता मिली। अगले ही सेकंड जब दो अदृश्य भंबर गायब हो गए और उसकी आंखें अपने सामान्य रूप में वापस आ गईं, तो जियाओ यी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जियाओ यी ने तुरंत यी की चोटों को चेक किया। यी काफी देर से कंफ्यूज था और उसकी पीठ से खून हर जगह बह रहा था। सो मत, बस उठ जा। जियाओ यी ने यी का घाव ढकते हुए उसे आवाज दी। जियाओ यी पूरे साल खतरनाक हालात में चलता था और उसने पहले ही खुद को एक अच्छी मेडिकल स्किल सिखा ली थी। खुशकिस्मती से इससे वाइटल्स को चोट नहीं लगी, बस घाव को लपेट दो। जियाओ यी ने बस राहत की सांस ली। अचानक यी का चेहरा एक पल में काला पड़ गया और उसकी सांसें और कमजोर होती गईं। नहीं, यह एक जहरीला खंजर है जो बहुत जहरीला है। अगर यह घाव को रोक भी दे तो भी जहर यी को मार सकता है। जियाओ यी परेशान था और तभी उसे याद आया कि यानफू के जहरीले खंजर वाली मार्शल सोल में बहुत जहरीलापन था। इस समय जब जियाओ यी चिल्लाता रहा, यी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कमजोरी से कहा, यंग मास्टर। रुको, जियाओ यी ने डांटा, मैंने तुम्हें नहीं बताया, जब तुम खतरे में हो तो हमेशा मेरे सामने मत खड़े रहो तुम। अरे, यी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ठीक है, यी की किस्मत युवा मास्टर की है। युवा मास्टर जियाओ यी रोमांटिक और शालीन, हैंडसम है। युशु लिनफेंग बेमिसाल और हैंडसम है, इतना हैंडसम कि गिरकर बुरा लगने वाला है। यी युवा मास्टर की बात सुनता है। यी की आवाज बहुत धीमी थी और वह हर शब्द बोल रहा था, लेकिन जियाओ यी साफ सुन सकता था। तुमने सच में इसे लिख लिया? जियाओ यी को अचानक याद आया कि आज रात डिनर से पहले यी अक्सर धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाता था। पता चला कि वह पूरे दिन उसकी कही बातें याद कर रही थी और उसे लिखने की कोशिश कर रही थी। इस समय यी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। जहरीली खंजर वाली मार्शल सोल हुआंग की मार्शल सोल है और इसकी जहरीली ताकत एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा है। ये जिसकी कोई साधना नहीं है। बेवकूफ, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें मरने से मना करता हूँ। तुम मेरी हर बात नहीं सुनते, मुझे अभी जगा दो। पता नहीं क्यों जियाओ यी, जो कभी हत्यारों की दुनिया का राजा था, हमेशा ठंडा और अजीब तरह से दिल का था और वह घबरा गया। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने का कोई तरीका जरूर सोचूंगा। आखिर जियाओ यी का दिमाग खराब हो गया था और वह तुरंत शांत हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि भले ही वह जल्दी में हो, उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह यी को बचाने का कोई तरीका सोच सकता है। हाँ, 5 अनोखे आकार और मतलब हैं। एक ट्रेन का आकार। चाहे मैं कितनी भी बुरी तरह घायल क्यों न हो, नहीं, यी को दिमाग बनाना नहीं आता। मेरी मेडिकल स्किल्स नहीं, यह वुहुन का दिया हुआ जहर है। इस दुनिया का फार्मासिस्ट शायद इसे ठीक कर सके, मेरी मेडिकल स्किल्स असरदार नहीं हो सकती। जियाओ यी पहली बार इतना परेशान था, भले ही वह धरती पर अकेला हो और एक बड़े भाड़े के सैनिकों के ग्रुप की मांग में घुस गया हो, अकेले अनगिनत दुश्मनों का सामना कर रहा हो, वह हमेशा की तरह बिना घबराए शांत रह सकता था। हाँ, जियाओ यी की आंखें अचानक चमक उठीं, चांद के सूरज की आंखें मार्शल आत्माओं की शक्ति सोख सकती हैं। जियाओ यी को असल में नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन वह कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। निंग, जियाओ यी ने धीमी आवाज में कहा, और थोड़ी देर के लिए जो आंखें पहले नॉर्मल थीं, वे फिर से काली और लाल हो गईं, ठंड और गर्मी से भर गईं। अपने दिमाग में पहले की यादों से वह पहले से ही जानता था कि इस काबिलियत का इस्तेमाल कैसे करना है। जब उसने यी को देखा तो उसने अचानक पाया कि यी का शरीर ब्लैक एनर्जी के फटने से खराब हो रहा था। अगर तुमने सही अंदाजा लगाया तो यह शक्ति जहरीले खंजर का जहर है। मुझे चूसो, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया। 2 इनविजिबल भंबर फूट पड़े और एक पल में ब्लैक एनर्जी को सोख लिया। लेकिन अजीब बात यह है कि इस बार ये ताकतें उसकी मार्शल सोल में नहीं सोखी गईं, बल्कि अदृश्य भंबर में गायब हो गईं। हालांकि डार्क एनर्जी का यह ग्रुप भी मार्शल स्पिरिट पावर है, लेकिन यह पहले ही जहर में बदल चुका है। अगर जियाओ यी इसे सोख लेता है तो यह सिर्फ उसके अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होगा और इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस समय यी के चेहरे की काली हवा गायब हो गई है, जिससे पता चलता है कि टॉक्सिसिटी खत्म हो गई है। पक्का, टॉक्सिसिटी खत्म हो गई है। अब बस घाव को लपेटो। जियाओ यी मुस्कुराया और राहत की सांस ली। चैप्टर 7, जोरदार जवाबी हमला। जहरीलापन खत्म हो गया था, लेकिन यी का बहुत ज्यादा खून बह गया और वह बेहोश हो गई। जियाओ यी ने उसके घाव से खून बहना बंद करने के लिए उसकी एक सिंपल ड्रेसिंग की। बाद में उसे बस कुछ सुनहरी दवा लगानी होगी और यी सुरक्षित हो जाएगी। इस समय जियाओ यी ने जमीन पर यानफू की बॉडी को देखा। आखिरकार यानफू जियुन सिटी का एक जानामाना किलर है। अगर किसी को पता चल गया तो जियाओ यी बता नहीं सकती। एक मॉर्टल दायरे के दूसरे दर्जे के योद्धा ने एक मॉर्टल दायरे के 9वें दर्जे के योद्धा को मार डाला, जिसे समझाना मुश्किल है। टेंग की आवाज के साथ जियाओ यी की हथेली से एक तेज आग निकली। एक ऑरेंज मार्शल सोल तक आगे बढ़ने के बाद फायर कंट्रोल बीस्ट की आग की ताकत 10 गुना से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ऑरेंज रैंक वाली मार्शल सोल सच में ची रैंक वाली मार्शल सोल से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। साथ ही उसने अपने मन में यह भी तय किया कि वह पर्पल मार्शल सोल बिंगलुआन तलवार लेकर चल रहा है। यह बात फैलनी नहीं चाहिए, नहीं तो यह पक्का मर्डर का कारण बनेगी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि पर्पल स्पिरिट कितनी कीमती है। सबसे जरूरी बात यह है कि मार्शल आर्टिस्ट के जागने के बाद मार्शल आर्टिस्ट जिंदगी भर मार्शल आर्टिस्ट का पीछा करेगा और कोई बदलाव नहीं होगा। ची रैंक मार्शल आर्ट सोल जिंदगी भर ची रैंक मार्शल आर्ट सोल रही हैं। ऑरेंज रैंक मार्शल सोल जिंदगी भर ऑरेंज रैंक मार्शल सोल रही हैं। यही वजह है कि यानलॉन कॉन्टिनेंट में एक कहावत है कि वुहुन योद्धा का भविष्य तय करता है। लेकिन अब बिंगलुआन तलवार ने असल में उसे दूसरे लोगों की मार्शल आर्ट की ताकत को सोखने की काबिलियत दी और उसकी अपनी मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाया। यह पूरे यानलॉन कॉन्टिनेंट में अनोखा है। एक बार जब यह फैल जाएगी तो कोई सोच सकता है कि यह कितना नुकसान करेगी। इसके अलावा उसकी अभी की ताकत बहुत कमजोर है। जो सीक्रेट और होल कार्ड रखने चाहिए उन्हें अभी भी कसकर पकड़ना होगा। कम से कम जब तक काफी सेल्फ प्रोटेक्शन पावर न हो, बिंगलुआन स्वॉर्ड के होने का पता दूसरों को न चले। जाओ, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया और अपनी हथेली में पकड़ी आग यानफू के शरीर पर फेंक दी। अचानक घनी और तेज आग की लपटों ने यानफू के शरीर को घेर लिया। 10 मिनट बाद यानफू का शरीर जल गया। सिर्फ आग की पावर के मामले में फायर कंट्रोल बीस्ट दूसरे ऑरेंज रैंक वाले मार्शल आर्ट्स से बेहतर है, क्योंकि यह फायर कंट्रोल में माहिर है। कम से कम यह 2 मार्शल आर्ट्स स्पिरिट्स, वो शाओ वाइन और फायर वुल्फ की आग की पावर से ज्यादा मजबूत है। आखिरकार आग को कंट्रोल करने की काबिलियत के अलावा फायर वाइन में मुड़ने की काबिलियत भी होती है। फायर वुल्फ ने ज्यादा स्पीड दी और पावर बढ़ गई। इसलिए सिर्फ आग की पावर की बात करें तो फायर कंट्रोल बीस्ट मार्शल स्पिरिट ज्यादा मजबूत है। इस समय यानफू के जले हुए शरीर पर एक छोटा सा कपड़े का थैला था।
इस तरह का थैला, जिसे कियानकुन बैग कहते हैं, इस दुनिया के योद्धा की जरूरी मदद में से एक है। इसमें 5 क्यूबिक मीटर का स्पेस होता है, जिसमें खाना, हथियार और दूसरी चीजें रखी जा सकती हैं। योद्धाओं के लिए बहुत सुविधा देता है। लेकिन कियानकुन बैग की कीमत सस्ती नहीं है, कम से कम कुछ 100 टेल्स तो है ही, और दुनिया से नीचे के योद्धा आमतौर पर इसे नहीं खरीद सकते। जियाओ यी की आंखें चमक उठीं। किलर बनना रिस्की है, लेकिन इनाम भी बहुत ज्यादा है। यांग फू एक मशहूर किलर नेचुरली अमीर है, और किलर अकेला है और वह पक्का अपनी सारी दौलत अपने साथ ले जाएगा। जैसे ही जियाओ यी यह देखने के लिए कियानकुन बैग खोलने ही वाला था कि अंदर क्या है, दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। कोई आ रहा है। जियाओ यी ने जल्दी से कियानकुन बैग अपनी बाहों में डाल लिया। बकल, क्या यंग मास्टर जियाओ यी सो रहे हैं? तीसरे एल्डर ने आपको चैम्बर में बुलाया है। यह जियाओ परिवार के सबॉर्डिनेट लोगों की आवाज है। जियाओ यी ने गुस्से में कहा, इतनी देर हो गई है, क्या बातचीत अभी खत्म नहीं हुई? तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो? जियाओ यी के दिल में एक बुरा शक था। यी को धीरे से रजाई से ढकते हुए जियाओ यी दरवाजे से बाहर निकला और फैमिली चैम्बर की ओर चला गया। चैम्बर जियाओ परिवार का पावर सेंटर है। लगभग सभी बड़े इवेंट्स पर बड़े एल्डर्स और डीकन चर्चा करते हैं और फैसला लेते हैं। जब जियाओ यी यहाँ आया तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल क्लैनमेन से भरा हुआ है। 9 में से 7 एल्डर्स आए, लगभग आधे डीकन आए और कुछ फैमिली बच्चे भी। जैसे ही जियाओ यी दिखाई दिया, उसके कबीले के लगभग सभी लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। ये यहाँ आओ, तीसरे एल्डर जियाओ झोंग ने भारी आवाज में हाथ हिलाते हुए कहा। तीसरे एल्डर परिवार के एक्टिंग हेड हैं, जो चैम्बर में सबसे ऊपर बैठे हैं। जियाओ यी ने सिर हिलाया और उनके बगल में बैठ गए। 3 एल्डर, इतनी देर हो गई है, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? जियाओ यी ने पूछा। तीसरे एल्डर थोड़ी देर चुप रहे, उनके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी और उन्होंने कहा, मैं आपको बुला रहा हूँ, कुछ कहना है। जियाओ यी ने देखा कि हॉल में सभी लोगों के बीच उलझे हुए चेहरे और गेट वाले 3 एल्डर को छोड़कर बाकी सभी लोग उन्हें खुशी से देख रहे थे। 3 एल्डर सीधे साधे हैं। और जियाओ यी ने कहा। अरे, तीसरे एल्डर ने आह भरी, लेकिन जो वह कहना चाहते थे वह उनके गले में अटक गया, बोल नहीं पाए। हम इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका चेहरा रौबदार था, खड़ा हुआ। यह 5 एल्डर हैं, जियाओ रूहान के पिता। और उनके बगल में एक सुंदर नौजवान था, यह जियाओ रूहान था। तीसरे एल्डर यह नहीं कह सकते, तो मुझे करने दो। 5वें एल्डर ने जियाओ यी को नफरत से देखा और कहा, जियाओ यी, हमारे एल्डर्स और डीकन के बीच पूरे दिन की बातचीत के बाद हमने तुम्हारे यंग पैट्रियार्क को खत्म करने का फैसला किया है। जगह, आखिरकार तुम में कोई टैलेंट नहीं है और तुम्हारी काबिलियत कम है, लेकिन तुम बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स पर कब्जा करते हो। यह परिवार के दूसरे बेहतरीन बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी है। बेशक मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता पैट्रियार्क की पिछली पीढ़ी ने पहले परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम यंग पैट्रियार्क के तौर पर आपकी पोस्ट को कुछ समय के लिए बनाए रखने पर सोच सकते हैं, लेकिन आपको आधे महीने में जियोन गुफा में प्रैक्टिस करने का कोटा छोड़ना होगा। 5वें एल्डर के कहने के बाद वह चेहरे पर रौब जमाते हुए बैठ गया। मुझे बुलाना इसी के लिए निकला, जियाओ यी ने अपने मुंह के कोने से ताना मारा। बगल में खड़े 3 एल्डर भी दुखी दिखे और बोले, ये मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुला रहा हूँ ताकि तुम फैसला कर सको। क्या तुम यंग पैट्रियार्क के तौर पर अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहते हो या आधे महीने बाद अपना ट्रेनिंग कोटा बनाए रखना चाहते हो? तीनों एल्डर्स गेट से भरे हुए थे। उन्होंने हमेशा जियाओ यी को अपना माना था और जियाओ यी के पिता ने उन्हें जियाओ यी की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अब वह जियाओ यी को ऐसी मुश्किल सिचुएशन में डालने को लेकर बेचैन थे। तीसरे एल्डर्स को दुखी होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की। जियाओ यी ने तीसरे एल्डर के दिल में ख्यालों को देखा और दिलासा देने वाली आवाज दी। उनके लिए यह सोचना मुश्किल नहीं है कि तीनों एल्डर्स ने अपनी पूरी कोशिश की होगी, वरना 5 एल्डर्स के खत्म होने की तरफ तेजी से बढ़ते स्टाइल के साथ अब उनके पास चुनने का मौका भी नहीं है। हालांकि यंग पैट्रियार्क की पोजीशन और ट्रेनिंग कोटा दोनों खत्म कर दिए गए थे। जियोन गुफा जियाओ परिवार का खजाना और विरासत है। कबीले के सदस्यों को हफ्ते के दिनों में अंदर जाने की मनाही है और यह हर 3 साल में सिर्फ एक बार खुलती है। सिर्फ सबसे अच्छे बच्चे ही 10 साल तक इसमें अंदर जा सकते हैं। दिन और तो और सिर्फ 10 जगहें हैं। कहा जाता है कि जियोन गुफा का ऑरा बहुत ज्यादा है, बाहर के आसमान और धरती के ऑरा से दर्जनों गुना ज्यादा। इसलिए हर 3 साल में जब इसे खोला जाता है तो पूरे परिवार के छोटे बच्चे 10 जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जियो परिवार का एक नियम है कि यंग पैट्रियार्क बिना लड़े सीधे जगह पा सकता है। जियोन यी, जल्दी से फैसला करो। 5वें एल्डर की जोरदार आवाज फिर सुनाई दी। मैंने बात करने के लिए एक दिन इंतजार किया, अगर आज बहुत देर हो गई है तो हमारा समय बर्बाद मत करो। बगल में खड़े 7वें एल्डर ने भी कहा, जियोन यी, तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम है। अजीब तरह से कहूं तो तुम एक कचरा हो। परिवार तुम्हें सालों से कल्टीवेशन रिसोर्स दे रहा है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा है और तुम शुक्रगुजार हो। 8वें एल्डर ने भी डांटा, जियोन यी, जियोन गुफा हर 3 साल में सिर्फ एक बार खुलती है। क्योंकि तुमने काबिलियत नहीं है, इसलिए अंदर जाना टाइम वेस्ट है। बेहतर है कि यह मौका दूसरे परिवार के बच्चों के लिए छोड़ दो जिन्हें जरूरत है और तुम्हें परिवार का मेंबर माना जा सकता है। थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। खाने पीने की बर्बादी मत करो और जियाओ परिवार को शर्मिंदा मत करो। चुप रहो। तीसरे बुजुर्ग अचानक गुस्सा हो गए, ये का क्या, तुम्हें सिखाने की तुम्हारी बारी नहीं है। जियाओ यी ने भी मजाक उड़ाया, ये तीनों बुजुर्ग बहुत बेशर्म और रौबदार थे। इतने सालों में कल्टीवेशन के रिसोर्स हमेशा दूसरों ने लूटे हैं, तो किस तरह के गिफ्ट्स हैं। बेशक अगर पहले जियाओ यी होता तो आज उसे कितना भी परेशान किया जाए वह सिर्फ अपने दांत तोड़कर पेट में निगल सकता था। लेकिन अब जियाओ यी इतना गुस्सा कभी नहीं होता। जियोन गुफा में प्रैक्टिस करने का कोटा मेरे पास है। यह कई सालों से जियाओ परिवार का नियम है। यह मेरा हक है। मैं क्यों हार मान लूं? जियाओ यी ने ठंडे स्वर में पूछा। 5वें एल्डर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा मतलब है कल्टीवेशन के लिए कोटा रिजर्व करना और यंग पैट्रियार्क का टाइटल खत्म करना। ठीक है, बस इतना ही। 7वें एल्डर और 8वें एल्डर एक ही समय पर सहमत हो गए। यह देखकर कि वे कितने उत्साहित थे, ऐसा लग रहा था कि वे जियाओ यी को यंग पैट्रियार्क का पद खत्म करते हुए देखना चाहते थे। क्या मैंने कभी कहा है कि तुम पैट्रियार्क की सीट नहीं बनना चाहते? जियाओ यी ने अपने हाथ फैलाए और वापस पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? 5वें एल्डर का लहजा अचानक ठंडा हो गया। मैं कल्टीवेशन के लिए कोटा बनाए रखना चाहता हूं और मैं यंग पैट्रियार्क का पद छोड़ना चाहता हूं। जियाओ यी, बेवकूफी मत करो। 7वें एल्डर ने डांटा। सच में? जियाओ यी ने बिना डरे पूछा। मैं पूछना चाहता हूं 5वें एल्डर और 7वें एल्डर, यंग पैट्रियार्क के रूप में मेरा पद खत्म करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? 5वें एल्डर ने कहा, दबंगई से कहा, यह चैम्बर है।
एल्डर्स और डीकन का फैसला, क्या आप अभी भी मना करना चाहते हैं इसे? जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, आम मामलों पर तो बड़ों और डीकनों के बीच बात हो सकती है, लेकिन कबीले के नियमों के मुताबिक परिवार के युवा मुखिया का पद परिवार के मुखिया को ही खत्म करना होगा। अगर परिवार का मुखिया मौजूद नहीं है तो 9 बुजुर्ग मिलकर खत्म कर देंगे। अगर बड़ों की राय अलग है तो यह कबीले के सभी सदस्य तय करेंगे। जब कबीले के 90% से ज्यादा सदस्य सहमत हों तभी युवा मुखिया का पद खत्म किया जा सकता है। शरारती 5वें बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, जियाओ परिवार का परिवार बहुत बड़ा है, सभी को परिवार के मामलों का ध्यान रखना होता है। जब भी उनके पास समय होता है वे सब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। छोड़ो, मैं सच में खुद को जीनियस समझता हूँ। 8वें बुजुर्ग ने नफरत से कहा, तुम में इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम पूरे जियाओ परिवार से मेहनत करवा सको। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, तो फिर कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार राज्य में राष्ट्रीय कानून और कबीले के नियम हैं। क्या इसका मतलब यह है कि तुम बुजुर्ग कबीले के नियमों को नजरअंदाज करना चाहते हो, पुरखों के बनाए नियमों को नजरअंदाज करना चाहते हो और मेरे जियाओ परिवार के पुरखों की आंखों में नहीं देखना चाहते? क्या तुम उनकी बुराई करने की सोच रहे हो? जियाओ यी ने उनके सिर पर एक बड़ी टोपी रख दी जिससे वे चुप हो गए। असल में नियम तो नियमों के होते हैं। आखिर जियाओ परिवार में यंग पैट्रियार्क का बहुत जरूरी पद होता है। अगर पहले ऐसा होता तो पिछली पीढ़ियों के यंग पैट्रियार्क सभी बहुत टैलेंटेड पीढ़ियां थीं और जाहिर है कबीले के सभी लोगों को फैसला करना होता था। लेकिन जियाओ यी नाम के लायक नहीं है। उसका नाम तो है लेकिन उसके कोई हक नहीं है। हालांकि अगर जियाओ यी कबीले के नियमों पर जोर देता तो 5वें बुजुर्गों के पास सच में करने को कुछ नहीं था, जब तक कि वे कबीले के नियमों को नजरअंदाज न करना चाहें और पुरखों के बनाए नियमों को खुलेआम नजरअंदाज न करना चाहें। तुम छोटे कचरे, युग का मुंह बहुत तेज है। 7वें बुजुर्ग कुछ देर के लिए चुप हो गए। जियाओ यी बकवास मत करो। 8वें बुजुर्ग भी हैरान। 5वें बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाई और चुपके से कहा, शियाओ यी आज अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया और उसने वापस लड़ना सीख लिया है। चैप्टर 8 गुस्से वाला थप्पड़। 5वें एल्डर, 7वें एल्डर और 8वें एल्डर कुछ देर के लिए उदास दिखे। कोई भी खुलेआम कबीले के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी देर के लिए माहौल गंभीर हो गया। तीसरे एल्डर जियाओ झोंग ने जियाओ यी को देखा और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसने शुरू में सोचा था कि जियाओ यी को आज रात जरूर बहुत सारी शिकायतें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यी जोरदार पलटवार करेगा और पलटवार इतना तेज था। सच में जियाओ परिवार के पुरखों का भला हो, ये बड़ा हो गया है, जियाओ झोंग ने मन ही मन सोचा। साथ ही सालों की बेकारी के बाद वह अचानक इतना समझदार और बहादुर हो गया। एक एल्डर के तौर पर जो उससे प्यार करता था वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। अचानक जियाओ रूहान 5वें एल्डर के बगल में खड़ा हो गया और मौजूद एल्डर और डीकन को सलाम करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने कहा, बुजुर्गों और डीकन, जियाओ यी ने जो कहा वह सच है, लेकिन जियोन गुफा में प्रैक्टिस करने का मौका किसी भी परिवार के बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अगर जियाओ यी यंग पैट्रियार्क के तौर पर हमारे दूसरे परिवारों के बच्चों पर हावी होने की काबिलियत रखते हैं तो जाहिर है कि हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनके अभी के कम कल्टीवेशन बेस को देखते हुए उन्हें खास देखभाल देना दूसरे परिवारों के बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। हमारी नई पीढ़ी में भी हमें परिवार से बहुत नाखुशी होगी। मुझे लगता है कि पुरखों ने उस समय नियम बनाए थे, वे हमारे जियाओ परिवार को आगे बढ़ाने और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ही होंगे, और मैं इस तरह की नाइंसाफी कभी नहीं देखना चाहता। परिवार के बच्चों को परिवार के मामले में गुस्सा होते देखना तो दूर की बात है। तो जियाओ रूहान ने गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि नियमों में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। जियाओ रूहान जियाओ परिवार में एक जाना माना जीनियस है, मिलनसार है और काफी मैच्योर है और कई बड़ों का वंशज है। इसके अलावा वह इस साल सिर्फ 17 साल का है और उसकी साधना फैन दायरे के 7वें लेवल तक पहुंच गई है। समय के साथ हासिल किए गए दायरे में पहुंच जाएगा। इस बात की बहुत संभावना है कि वह जियाओ परिवार के इतिहास में सबसे कम उम्र का डीकन बनेगा और भविष्य में एक एल्डर भी बनेगा। इसलिए उसकी बातें अभी भी परिवार में बहुत जरूरी हैं। यह सुनकर सभी बड़ों और डीकन ने थोड़ा सिर हिलाया। इस समय चौथे एल्डर ने, जो पहले कभी नहीं बोला था, कहा, रूहान तुम्हारी बातें भी ठीक हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कैसे काम चला सकते हो? चारों एल्डर परिवार में सबसे सही इंसान हैं और हमेशा न्यूट्रल रहे हैं। जियाओ रूहान ने कहा, चौथे एल्डर को देखते हुए मुझे लगता है सही होने के लिए हमें जियाओ यी को जियोन गुफा में प्रैक्टिस करने की क्वालिफिकेशन से सीधे तौर पर दूर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इसे सीधे नहीं देना चाहिए। और चौथे एल्डर थोड़े हैरान हुए। जियाओ रूहान ने आगे कहा, आधे महीने बाद जियोन गुफा के खुलने से एक दिन पहले परिवार एक मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट रखेगा। नियमों के मुताबिक टॉप 9 बच्चे एलिजिबल होंगे। मुझे लगता है जियाओ यी को सीधे जगह पाने से छूट देने के बजाय उसे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने देना चाहिए, उसे असली ताकत से अपनी जगह बनानी चाहिए। जियाओ यी ने यह सुनकर आंखें घुमाई और जियाओ रूहान की बातें चिड़िया की तरह थीं। चौथे एल्डर ने सिर हिलाया, जियाओ यी की तरफ देखा और कहा, जियाओ यी, यह काफी हद तक सही प्रैक्टिस है, तुम्हें क्या लगता है? मैं मना करता हूँ, जियाओ यी ने अचानक कहा। चौथे एल्डर ने त्योरियां चढ़ाई और कहा, शियाओ यी, शियाओ परिवार का एक अच्छा आदमी, उसे इतना घबराना नहीं चाहिए। मार्शल आर्टिस्ट को हालात का सामना करने में हिम्मत रखनी चाहिए, खतरे से घबराना नहीं चाहिए और एक मजबूत और अडिग दिल बनाना चाहिए। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में यही कामयाबी है। शियाओ यी ने कंधे उचकाए और कहा, जियोन गुफा में ट्रेनिंग कोटा असल में मेरा हक था। मैं यह एक्स्ट्रा कदम क्यों उठाऊं और इसे खोने के रिस्क पर इस रिक्वेस्ट को क्यों मानूं? मेरी राय में अगर मैं सच में सहमत हूं तो यह हिचकिचाने या न मानने का सवाल नहीं है, यह बस एक बेवकूफी भरा बर्ताव है। जब शियाओ यी ने कुछ कहा तो वहां मौजूद एल्डर और डीकन ने अपना सिर हिलाया, अनजाने में यह सोचकर कि शियाओ यी एक बदमाश है। यह 5वें एल्डर और दूसरों ने मन ही मन गालियां दी, शियाओ यी, यह कचरा, साफ तौर पर कचरा है, तुमने ये घटिया बर्ताव कहां से सीखा? साइड में जियाओ रूहान को कोई जल्दी नहीं थी, वह अभी भी बातें कर रहा था और हंस रहा था और बोला, यंग पैट्रियार्क जियाओ यी, क्या तुम डरे हुए हो? जियाओ यी ने सीधे जियाओ रूहान को देखा और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली है और चीजें रिस्की हो जाएंगी। एक बार मैं कंपटीशन में फेल हो गया तो मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह वही वाक्य है, सिर्फ एक बेवकूफ ही ऐसा नुकसानदायक काम कर सकता है। जियाओ रूहान ने मुंह बनाया। अगर जियाओ यी कबीले के नियमों पर अड़ा रहता और बदमाश रखता तो अगर तेल और नमक नहीं मिलता तो उसके पास करने को कुछ नहीं होता। इस समय जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, बेशक, क्योंकि यह रिक्वेस्ट तुमने की थी जियाओ रूहान। अगर तुम मेरे जैसे ही रिस्क और खर्च उठाने को तैयार हो तो कोई बात नहीं अगर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान भी लूं। जैसा तुमने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ बेवकूफ नहीं बन सकता, तुम्हें मानना होगा, बेवकूफ। बेवकूफ। जियाओ रूहान ने जियाओ यी की बेवकूफी भरी टोपी सुनकर मुंह बनाया।
तुम मुझसे किस तरह के रिस्क और खर्चे लेना चाहते हो, जियाओ रूहान ने पूछा। असल में जियाओ रूहान इस समय खुश था। जब तक जियाओ ये रिक्वेस्ट मानने को तैयार था, वह स्टेप बाय स्टेप उसके बनाए जाल में फंसता जाएगा। जियाओ रूहान काफी चालाक है। यह बहुत आसान है, जियाओ यी ने कहा। आधे महीने बाद मैं फैमिली कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं कल्टीवेशन का कोटा छोड़ दूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम जियाओ रूहान, तुम यह कोटा छोड़ दोगे और जीवन होल प्रैक्टिस में नहीं आओगे। जियाओ यी ने कहा, अचानक खड़ी हुई और जियाओ रूहान के पास आई। उसकी आंखों में ठंडी आंखें थीं और चिल्लाई, जियाओ रूहान, क्या तुम्हारी हिम्मत है? मैं जियाओ रूहान अचानक जियाओ यी के नशे में धुत हो गया और लगभग बोल ही पड़ा, हिम्मत। लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया और चुप हो गया। परिवार के जो बच्चे आज परिवार के टॉप 10 में आ सकते हैं, उनमें सबसे कमजोर मॉर्टल रेन के 6 लेवल हैं। यह बात समझ में आती है कि जियाओ यी की कम ताकत के साथ आधे महीने में जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि जियाओ रूहान फिर भी हिचकिचाया, क्योंकि हर 3 साल में एक बार जीवन केव प्रैक्टिस बहुत जरूरी थी और उसका उसकी आगे की प्रैक्टिस पर भी बहुत असर पड़ा। एक योद्धा के लिए नींव रखने का सबसे अच्छा समय 18 साल से कम उम्र है। वह इस साल 17 साल का है और यह नामुमकिन है 3 साल बाद जीवन गुफा के फिर से खुलने का इंतजार करो। इसलिए यह ट्रेनिंग कोटा उसके लिए बहुत मायने रखता है और वह अपनी मर्जी से इसके लिए राजी नहीं हो सकता। क्यों जियाओ रूहान, तुम डर रहे हो? जियाओ यी ने गुस्से में कहा। जब जियाओ यी ने यह कहा तो यह वही लाइन थी, क्या तुम डर रहे हो? लेकिन यह जियाओ रूहान एक जीनियस के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लगा। जियाओ परिवार में एक मशहूर जीनियस क्या है? मेरी राय में जियाओ यी, तुम तो बस एक स्कैम हो। तुम क्या कह रहे हो? जियाओ यी, तुम छोटे कचरे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? जियाओ रूहान हमेशा से घमंडी रहा है। जब वह छोटा था तो वह जीनियस के माहौल में बड़ा हुआ था। अचानक एक पॉप की आवाज आई। जियाओ यी ने बिना किसी वार्निंग के जियाओ रूहान को थप्पड़ मार दिया। बेवकूफ, तुम किसे कचरा कहते हो? जियाओ यी ने थप्पड़ मारे और गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की? जियाओ रूहान कोई रिएक्शन नहीं दे सका। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मॉर्टल रेन का 7th लेवल है। जियाओ यी ने उस पर कुछ करने की हिम्मत की और सबके सामने खुद को थप्पड़ मार लिया। जब उसने अपने चेहरे पर तेज दर्द महसूस किया तो उसने तुरंत रिएक्शन दिया। वह गुस्से में था और उसने जानलेवा इरादा दिखाया। छोटे कचरे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूं। उसके लिए एक जीनियस जिसने बहुत ध्यान खींचा है, सबके सामने थप्पड़ खाना बहुत शर्मनाक बात है। जियाओ यी के सामने एक कचरा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? जियाओ यी बिल्कुल भी नहीं डरा, हिला भी नहीं और गुस्से से चिल्लाया। मैं जियाओ परिवार का यंग पैट्रियार्क हूं, पैट्रियार्क के बाद दूसरा और बड़ों के बराबर। तुम जियाओ रूहान बस एक आम बच्चे हो, लेकिन तुमने मुझे कचरा कहकर बेइज्जत करने की हिम्मत की। 4 बड़े जियाओ यी ने साइड में खड़े 4 बड़ों को देखा और पूछा, परिवार के नियमों के अनुसार परिवार के बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते। अगर मैंने उन्हें नीचे कर दिया तो मैं क्या करूं? चौथे बड़े ने सच सच जवाब दिया, अगर यह हल्का है तो इसे 30 महीने तक रखा जाएगा और अगर यह भारी है तो इसे 1 महीने के लिए कैद किया जाएगा। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हुई तो इसे जियाओ परिवार से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया और कहा, जियाओ रूहान, तुम्हारे पास मुझे हिला देने के लिए कुछ है? तुम जियाओ रूहान ने दांत पीस लिए और गुस्से से लगभग मर ही गया। जियाओ परिवार में ऐसा ही एक खानदानी राज है, लेकिन जब तक यह बहुत ज्यादा न हो, बड़े लोग आमतौर पर इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते। जहां तक यंग पैट्रियार्क की बात है, यंग पैट्रियार्क की पिछली पीढ़ियां परिवार की यंग पीढ़ी में सबसे आगे थीं और आगे के जुर्म होना नामुमकिन है। और जियाओ यी एक अजीब नंबर है, जियाओ परिवार का सबसे ज्यादा खत्म किया गया यंग पैट्रियार्क। इसके अलावा पहले वह हमेशा नरम पड़ जाता था और बेकार रहता था, जिससे दूसरे परिवारों के बच्चे उसके यंग परिवार पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जियाओ यी एक जबरदस्त दिमाग और पक्के इरादे के साथ जियाओ रूहान से निपटने के लिए अपने सभी मौजूद फायदों का इस्तेमाल करेगा। यंग पैट्रियार्क का टाइटल 1 पॉइंट है और तीसरे एल्डर का टाइटल भी 1 पॉइंट है। अभी उस जोरदार थप्पड़ के साथ जियाओ यी ने यी को थप्पड़ मारा। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, हिम्मत है? तो जियाओ यी चिल्लाया, अगर हिम्मत नहीं है तो लाओ त्सू के सामने बकवास करना बंद करो। छोटा, मेरी हिम्मत नहीं है। जियाओ रूहान अनजाने में छोटे कचरे को डांटना चाहता था, लेकिन समय रहते रुक गया और गुस्से से चिल्लाया, जियाओ यी, मैं तुमसे वादा करता हूं, आधे महीने बाद अगर तुम जीत गए तो मैं इस बार ट्रेनिंग कोटा छोड़ दूंगा। ठीक है, जियाओ यी ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा। मौजूद सभी एल्डर्स और डीकन इस बात की गवाही देते हैं कि यह मामला सुलझ चुका है और इसे बदला नहीं जा सकता। बुजुर्गों की मीटिंग जो पूरे दिन रुकी हुई थी, परिवार के 2 सबसे मशहूर बच्चों के बीच टकराव के साथ खत्म हुई। का बेशक जियाओ रूहान मशहूर है, लेकिन जियाओ यी मशहूर नहीं है। 5वें बुजुर्ग की हवेली में 5वें बुजुर्ग परेशान दिखे और बोले, रूहान, तुमने उस छोटे कचरे से वादा किया था, तुम थोड़े ज्यादा ही जल्दबाजी में थे। चिंता मत करो पापा, जियाओ रूहान ने भरोसे से कहा। वह छोटा कचरा सिर्फ मौत के लोग का पहला लेवल है और मौत के लोग के 6ठे लेवल की ताकत एक दूसरे से बहुत अलग है। तुम्हें लगता है कि वह छोटा कचरा एक दूसरे से अलग हो सकता है? जीत। जब तक जियाओ रूओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जब तक कि उसे आधे महीने में मॉर्टल दायरे के 6ठे लेवल पर प्रमोट नहीं किया जा सकता, लेकिन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। मैं मॉर्टल दायरे के 5वें लेवल से मॉर्टल दायरे के 6ठे लेवल पर गया और इसमें पूरा 1 साल लग गया। समय भारी मॉर्टल दायरे की तो बात ही छोड़िए, आधा महीना वह छोटा सा वेस्ट क्या कर सकता है? हाँ, 5वें एल्डर ने सिर हिलाया, तुरंत राहत महसूस की और कहा, मैं बहुत सावधान था, लेकिन यांगफू ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आज रात के हमारे प्लान में लगभग रुकावट डाल दी थी। जियाओ रूहान का चेहरा उदास था। उसने एक पल सोचा और कहा, हालांकि यांगफू एक जाना-माना हत्यारा है, लेकिन उसके पास अभी भी मॉर्टल रेन का 9वां लेवल है। मुझे डर है कि जियाओ परिवार में घुसना मुश्किल होगा। उन्हें नहीं पता था कि यांगफू पहले ही जियाओ यी के हाथों मर चुका था। खैर, अब वह छोटा सा कचरा हमारे हिसाब में आ गया है और कुछ महीनों में वह मर जाएगा। हाँ, हवेली में जियाओ रूहान और उसके बेटे की हंसी फूट पड़ी। चैप्टर 9, जियाओ यी का प्लान। कमरे में जियाओ यी कोमा में पड़े यी के लिए कुछ सोने की दवाई ले गया और फिर उसे पूरी तरह आराम मिला। ये दवाइयां चैम्बर से लौटने से पहले तीसरे एल्डर से पूछकर ली गई थीं। जियाओ यी ने अपना पिछला बदमाश रंग बदल लिया और ठंडेपन से भर गया। मुझे अपनी साधना जल्दी सुधारनी होगी, वरना जियाओ रूहान और उसके बेटे की चालाकी से भविष्य में जरूर और साजिशें होंगी। इस दुनिया में वो ही इज्जत है, जब तक उसमें काफी ताकत है, सभी साजिशें मुट्ठी में तोड़ दी जाएंगी। जियाओ रूहान के खुद को मारने के लिए एक कातिल से रिक्वेस्ट के बारे में उसने तीसरे एल्डर को कभी नहीं बताया। असल में जब यह कहा जाएगा तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। इसके अलावा जियाओ रूहान खतरनाक और चालाक था। ठीक आज रात ही यांगफू ने गोली चलाई थी।
जियाओ यी की चालाकी और इस बात से कि वह पूरे साल धरती पर अंडरवर्ल्ड में रहा था, उसने जियाओ रूहान और उसके बेटे की साजिश का लगभग अंदाजा लगा लिया था। अगर उस समय यांगफू ने उसे मार डाला होता तो अगर बात फैल भी जाती तो जियाओ रूहान और उसका बेटा तुरंत शक से बाहर निकल सकते थे। आखिरकार इस पूरे दिन की मीटिंग में वे यंग पैट्रियार्क के तौर पर अपने पद को खत्म करने पर चर्चा कर रहे थे, जिससे यह साफ हो गया कि वे खुद को ही निशाना बना रहे थे। अगर इस समय उसकी हत्या हो जाती है तो उन पर सबसे ज्यादा शक होगा। फिर जब समय आएगा तो सभी एल्डर्स और डीकन सोचेंगे कि जियाओ रूहान और उसका बेटा कभी इतने बेवकूफ नहीं होंगे और कभी ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं करेंगे। जाहिर है सबसे बड़ा शक तो यही होगा, क्या तुम फिर भी इस तरह का काम करोगे? जाहिर है नहीं। जियाओ रूहान ने आम लोगों का आइडिया समझ लिया था और तभी उसने खास तौर पर यांगफू से आज रात खुद की हत्या करने के लिए कहा था। यही वजह है कि जियाओ यी ने खुद आज रात कॉन्फ्रेंस हॉल में हत्या के बारे में नहीं बताया, और वैसे भी यह कहना बेकार था। एक और बात यह है कि जियाओ रूहान और उसके बेटों का खुद को यंग पैट्रियार्क और कल्टीवेशन कोटा में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करना भी एक साजिश है। आमतौर पर यंग पैट्रियार्क के तौर पर उनका पद सिर्फ नाम का होता है और उन्हें इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। बेहतर है कि एक कल्टीवेशन कोटा रिजर्व कर लिया जाए और खुद को ज़्यून गुफा में जाकर कल्टीवेशन करने और अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने दिया जाए। लेकिन असल में एक बार जब उन्होंने यंग मास्टर का पद छोड़ दिया तो इस टाइगर स्किन के बिना जियाओ रूहान और उनका बेटा आधे महीने के अंदर जरूर 100 गैरजरूरी तरीके ढूंढ सकते हैं और अपना कल्टीवेशन कोटा हटा सकते हैं। यह साजिश आपस में जुड़ी हुई है और इससे बचना नामुमकिन है। बेशक जियाओ रूहान के पिता और बेटे का हिसाब किताब अच्छा था, लेकिन जियाओ ये एक नजर में उनके मन की बात समझ सकता था, इसलिए आज रात उसने हार मानने से मना कर दिया और परिवार के नियमों पर अड़ा रहा और बदमाशी भी की। इन दो धोखेबाज लोगों ने एक के बाद एक लाओ त्जू का सिर छिपाने की साजिश रची। ठीक है, बहुत अच्छा। वे मेरा इंतजार करेंगे और मेरे खेती का बेस बनाने का इंतजार करेंगे। लाओ त्जू एक एक करके तुमसे ये हिसाब बराबर कर लेगा। जियाओ यी की आंखों में जान से मारने का ठंडा इरादा था। हर बार जब जियाओ यी यह नजर दिखाता था तो इसका मतलब होता था कि उसने पहले ही टारगेट पर जान से मारने का निशान लगा दिया था। इस समय जियाओ यी ने अपनी बाहों से यांगफू का यूनिवर्स बैग निकाला। इसमें बहुत सारा सामान, जहर, रात के कपड़े, हथियार, खाना वगैरह है। इसके अलावा सैकड़ों टैल चांदी, 20 बॉडी टैंपरिंग की गोलियां और एक खरीदी हुई गोली है। नेट वर्थ सच में बहुत ज्यादा है। जियाओ यी ने तसल्ली से सिर हिलाया। हाउटियन पिल एक सेकंड ग्रेड पिल है और इसे सिर्फ सेकंड ग्रेड या उससे ऊपर का एल्केमिस्ट ही रिफाइन कर सकता है। यह बहुत कीमती है। बॉडी टैंपरिंग पिल की तरह यह एक तरह की पिल है जो योद्धाओं को अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने में मदद करती है। हालांकि बॉडी टैंपरिंग पिल का इस्तेमाल मॉर्टल रियल मार्शल आर्टिस्ट करते हैं, हाउटियन पिल का इस्तेमाल हाउटियन रियल मार्शल आर्टिस्ट करते हैं। दोनों में मौजूद मेडिसिनल पावर बहुत अलग है। बिना सोचे समझे जियाओ यी ने तुरंत प्रैक्टिस करने का समय निकाला और बॉडी टैंपरिंग पिल निकल ली। बैंगनी वुहुन बिंगलुआन तलवार के एब्जॉर्प्शन के तहत बॉडी टैंपरिंग पिल की प्योर मेडिसिनल पावर तुरंत अंगों और सैकड़ों कंकालों में फैल गई, ट्रू क्यूई में बदल गई। शरीर का कुछ हिस्सा टेम्पर हो गया और कुछ हिस्सा डेंटियन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। मॉर्टल रियल में शरीर को रिफाइन करने के अलावा डेंटियन को रिफाइन करना भी जरूरी है। जब मार्शल आर्टिस्ट मॉर्टल दायरे के 9वें लेवल पर पहुंचता है, अगर वह हाउटियन दायरे में जाना चाहता है तो उसे क्यूई पिल को गाढ़ा करना होगा। तथाकथित क्यूई पिल का मतलब है डेंटियन को बेहतर बनाने के लिए ट्रू क्यूई का इस्तेमाल करना, जिससे डेंटियन ज्यादा से ज्यादा ठोस और मजबूत बनता है और आखिर में क्यूई पिल बन जाता है। क्यूई की गोली मिल जाती है। 1 मिनट बाद 10 बॉडी टैंपरिंग पिल्स सोख ली गई। दायरा मॉर्टल दायरे से डबल मॉर्टल दायरे से ट्रिपल मॉर्टल दायरे में पहुंच जाता है। जब मॉर्टल दायरा पहले लेवल पर होता है तो उसे तोड़ने के लिए सिर्फ 3 बॉडी टैंपरिंग पिल्स की जरूरत होती है। दूसरे लेवल तक अब जब यह 3 गुना हो गया है तो इसमें 10 लगते हैं। जरूर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और मुश्किल होती जाएगी और इसे तोड़ने के लिए जरूरी गुस्सा दिलाने वाली एनर्जी और ज्यादा भारी होती जाएगी। जियाओ यी ने मन ही मन कहा। जब बाकी 10 बॉडी टैंपरिंग पिल्स पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गईं, तो शरीर में ज़ेन क्यूई ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिली। दूसरे आम मार्शल आर्टिस्ट को 20 बॉडी टैंपरिंग पिल्स एब्जॉर्ब करने में कम से कम 10 दिन और 10 रातें लगती। अगर आप बीच में ब्रेक लेते हैं तो हो सकता है कि आप इसे 20 दिनों में एब्जॉर्ब न कर पाएं। इसके अलावा मॉर्टल रियल मार्शल आर्टिस्ट की फिजिकल सहन शक्ति सीमित होती है और मार्शल सोल बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक एब्जॉर्बेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती और यह समय कई महीनों तक बढ़ जाएगा। बिंगलुआन स्वॉर्ड मार्शल सोल की मदद से जियाओ यी ने आसानी से इन पाबंदियों को नजरअंदाज कर दिया। अब हाउटियन पिल का असर आजमाने का समय है। जियाओ यी ने आखिरी पिल निकाली। हाउटियन पिल एक ऐसी पिल है जिसे सिर्फ हाउटियन दायरे का मार्शल आर्टिस्ट ही ले सकता है। पिल पेट में जाती है और दवा को पूरी तरह एब्जॉर्ब होने में 5 मिनट लगते हैं। एक हाउटियन पिल की मेडिसिनल पावर असल में 10 बॉडी टैंपरिंग पिल्स की मिलीजुली मेडिसिनल पावर से भी ज्यादा थी। दायरा मॉर्टल दायरे के 4 लेवल तक पहुंच जाता है। मेरे 5 सुपरनेचुरल रूपों और इरादों के साथ जब मॉर्टल दायरा 5वें लेवल पर होगा तो मैं मॉर्टल दायरे के 6ठे लेवल के योद्धा को हरा पाऊंगा। जियाओ यी ने मन ही मन सोचा। क्योंकि वह आधे महीने में फैमिली मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेगा और उसने जियाओ रूहान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, तो जाहिर है उसे इस बात पर सोचना होगा। लेकिन मार्शल आर्ट्स में लेवल जितना ऊंचा होता है उसे पार करना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आप सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को सोख लेते हैं तो मुझे डर है कि मॉर्टल दायरे के 5वें लेवल तक पहुंचने में कम से कम आधा महीना लगेगा। आधे महीने में मॉर्टल दायरे के 5वें लेवल तक पहुंचना यह तब भी होता है जब जियाओ यी के पास पर्पल मार्शल स्पिरिट होती है। अगर यह ऑरेंज रैंक या येलो रैंक की मार्शल सोल है तो हो सकता है कि यह 1 साल में पार न कर पाए। अगर और गोलियां होती तो बहुत अच्छा होता। बिंगलुआन स्वॉर्ड मार्शल सोल की ताकत से उसका कल्टीवेशन लेवल जरूर तेजी से बढ़ेगा। गोलियां, दवा की गोली। अगर मैं फार्मासिस्ट बन जाऊं और खुद दवा को रिफाइन करूं तो मैं दवा का सोर्स ढूंढता रहूंगा। जियाओ यी की आंखें चमक उठीं। बिना किसी की मदद के आराम से रहना, लेकिन फार्मासिस्ट बनना बहुत मुश्किल है। 100 योद्धाओं में से जरूरी नहीं कि कोई फार्मासिस्ट बनने के काबिल हो। कोई बात नहीं, मुझे कोशिश करनी ही है। जियाओ यी के मन में एक आइडिया आने के बाद वह आसानी से हार नहीं मानेगा, बल्कि कोशिश करने का पक्का इरादा कर चुका था। अगले दिन जब आसमान साफ था, जियाओ यी नींद से उठा और सीधे परिवार के मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल में गया। मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल पूरे जियाओ परिवार की सबसे जरूरी जगहों में से एक है। यहाँ बहुत सारी कीमती दवाइयाँ और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हर महीने परिवार के बच्चे यहाँ अपनी दवाइयाँ लेने आते हैं। मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल में पहुंचने के बाद उसके चेहरे पर तेज दवाइयाँ की खुशबू आई। जियाओ यी ने देखा कि मेन हॉल के किनारे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी किताबें पढ़ रहा था और आसपास दर्जनों मेडिसिन वाले लड़के दवाइयाँ छांटने और ले जाने में बिजी थे।
सेंटर में 2 फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट दवाइयां रिफाइन करने के लिए लगन से काम कर रहे थे। ज्यून सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक होने के नाते जियाओ परिवार में कई सदस्य थे और उन्हें बॉडी टैंपरिंग पिल्स की बहुत जरूरत थी। जाहिर है जियाओ परिवार इनकम के सोर्स के तौर पर पिल्स भी बेचेगा। पूरे जियाओ परिवार में सिर्फ 5 एल्केमिस्ट थे, एक तीसरी क्लास में और 4 पहली क्लास में। हक मेन हॉल के किनारे खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर उठाया और जियाओ यी की तरफ देखा। उसने जियाओ यी को पहचान लिया और मुंह बनाया। जियाओ यी, आज वो दिन नहीं है जब पिल रिलीज होती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अधेड़ उम्र का आदमी जियाओ परिवार का एक डीकन और फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट है जो मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल का इंचार्ज है, जिसका नाम जियाओ बाइलियन है। जियाओ बाइलियन ने मन ही मन सोचा, न सिर्फ आज वो दिन नहीं है जब पिल रिलीज होती है, बल्कि जियाओ यी की पिल हमेशा तीनों बड़ों को मिलती है। डीकन बाइलियन, मैं दवा को रिफाइन करने का रिकॉर्ड लेने आना चाहता हूं, जियाओ यी ने कहा। एल्केमी रिकॉर्ड एक बेसिक एल्केमिस्ट मैनुअल है। हालांकि इसमें दवा को रिफाइन करने की सिर्फ बेसिक जानकारी बताई गई है, लेकिन यह बहुत कीमती है। कम से कम ज्यून सिटी में सिर्फ 3 परिवारों के पास ही यह है। जियाओ परिवार सभी कबीलों के लोगों को एल्केमिस्ट बनने की कोशिश करने के लिए बढ़ावा देता है और सभी बच्चे अपनी मर्जी से उन्हें देख सकते हैं। एल्केमी रिकॉर्ड, जियाओ बाइलियन हैरान रह गया और उसने पूछा, तुम उस चीज का क्या कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम फार्मासिस्ट बनना चाहते हो। कब जियाओ बाइलियन ने कुछ कहा, उसे भी अजीब लगा। नहीं कर सकते, जियाओ यी ने अंदाजा लगाते हुए पूछा। बिल्कुल, जियाओ बाइलियन ने सिर हिलाया और दराज से एक किताब निकाली। किताब के कवर पर 3 कैरेक्टर लियान याओलू लिखे थे और उसे जियाओ यी को दे दिया। मैं इसे वापस ले जाकर धीरे धीरे देखना चाहता हूं, क्या मैं? जियाओ यी ने झिझकते हुए पूछा, यह जानते हुए कि यह रिफाइनिंग मेडिसिन रिकॉर्ड कितना कीमती है। कोई बात नहीं, जियाओ बाइलियन ने कंधे उचकाए और कहा, वैसे भी पूरे जियाओ परिवार में सभी ने यह किताब पढ़ी है, लेकिन लगभग कोई भी फार्मासिस्ट बनने की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। इसे यहाँ रखना कुछ नहीं है, तुम इसे ले जाओ, बस वापस जाओ। लेकिन याद रखना, तुम किताब को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इसे पढ़ने के बाद तुम्हें इसे वापस करना होगा। याद रखना, अगर एल्केमी रिकॉर्ड में 3 लंबे और 2 छोटे हैं, भले ही 3 बड़े तुम्हारी रखवाली कर रहे हों, मैं तुम्हारी तब तक मारूंगा जब तक वह खिल न जाए। मुझे पता है, जियाओ यी ने अपने होंठ सिकोड़े। जियाओ यी के जाने के तुरंत बाद भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एल्केमी हॉल में आया। जैसे ही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जियाओ बाइलियन समेत सभी मेडिसिन बॉय और एल्केमिस्ट खड़े हो गए और आदर से झुककर कहा, एल्डर। हाँ, वह बूढ़ा आदमी जियाओ परिवार में अकेला तीसरे दर्जे का एल्केमिस्ट है, जियाओ लिहो। ज्यून सिटी का सबसे ताकतवर एल्केमिस्ट, जियाओ परिवार का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है। जियाओ लिहो ने हाथ हिलाया और कहा, तुम्हें पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। आखिरकार जियाओ लिहो जियाओ बाइलियन के पास आया। सोलियान, क्या तुमने हाउटियन पिल की प्रैक्टिस की है? जियाओ लिहो ने पूछा। जियाओ बाइलियन ने शर्म से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। अगर तुम हो तियान डैन की प्रैक्टिस कर सकते हो तो इसका मतलब है कि एल्केमिस्ट की रैंक दूसरी रैंक पर पहुंच गई है। अरे, जियाओ लिहो ने आह भरी और कहा, जियाओ परिवार का दूसरी रैंक का एल्केमिस्ट बहुत लंबे समय से गलती कर रहा है। तुम ही हो जिसके दूसरी रैंक बनने की सबसे ज्यादा संभावना है और तुमने भी हाउटियन पिल को रिफाइन करने में बहुत देर कर दी है। बड़े बुजुर्ग ने तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। जियाओ बाइलियन ने गिल्ट से अपना सिर झुका लिया। मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा हूं, जियाओ लिहो ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अफसोस है, अच्छा होता अगर पैट्रियार्क नहीं जाते। उस समय वह पहले से ही दूसरी रैंक का फार्मासिस्ट था। अगर वह अभी भी जियाओ परिवार में है तो वह तीसरी रैंक का फार्मासिस्ट बन गया होगा। मुझे जियाओ परिवार के भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जियाओ लिहो ने आह भरी। जियाओ लिहो बहुत बूढ़ा था, लेकिन परिवार की सभी हाउटियन गोलियां अकेले ही रिफाइन करती थीं। अगर कुछ सालों बाद वह सब छोड़कर वेस्ट लौट जाता तो जियाओ परिवार मुश्किल में पड़ जाता। बस जो कुछ भी किस्मत का हो वही करो, जियाओ लिहो ने थके हुए चेहरे से कहा। बाइलियन, आज मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल में कुछ नहीं हुआ। नहीं, जियाओ बाइलियन ने जवाब दिया, सब कुछ नॉर्मल है, कोई फर्नेस खराब नहीं हुई है या रिफाइनिंग में कोई खराबी नहीं आई है। यह अच्छी बात है, जियाओ लिहो ने सिर हिलाया। ओह हाँ, जियाओ बाइलियन ने अचानक कहा, जियाओ यी अभी यहाँ आया था और रिफाइनिंग रिकॉर्ड ले गया। जियाओ यी, क्या तुम रिफाइनिंग रिकॉर्ड ले गए? जियाओ लिहो थोड़ा हैरान हुआ। चैप्टर 10 नो टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पिल। जब जियाओ यी कमरे में वापस आया तो उसने तुरंत एल्केमी रिकॉर्ड खोला और उसे बड़े चाव से पढ़ा। क्या तुम इस दुनिया में फार्मासिस्ट हो? मुझे देखने दो कि तुम कितने अच्छे हो, जियाओ यी को भरोसा था। लेकिन 10 मिनट बाद वह इतना गुस्से में था कि उसने रिफाइनिंग मेडिसिन रिकॉर्ड को वहीं फाड़ने वाला था। मैं बेवकूफ हूँ, यहाँ कैसी चीजें लिखी हैं, यह समझ से बाहर है, यह बहुत परेशानी वाली है और मैंने फाट की एल्केमी आर्ट सीखी है, जियाओ यी ने गुस्से में गाली दी। फार्मासिस्ट बनने की मुश्किल जरूरतों के अलावा एल्केमी टेक्निक खुद भी बहुत गहरी है, इसलिए बहुत कम योद्धा फार्मासिस्ट बन पाते हैं। बेशक जियाओ यी आम लोगों से अलग है। जिंगी क्वान के एक पुराने मास्टर के तौर पर उसकी समझ बहुत ही जबरदस्त है। जब तक उसे 1 या 2 महीने का समय दिया जाता है, वह इस रिफाइनिंग मेडिसिन रिकॉर्ड को अच्छी तरह से जरूर पढ़ेगा। बात बस इतनी है कि वह अब फार्मासिस्ट इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह आधे महीने में परिवार के कंपटीशन का सामना करने के लिए खुद ही गोली को रिफाइन करना चाहता है। इसलिए उसके पास रिफाइनिंग रिकॉर्ड पढ़ने का समय नहीं था और उसने रिफाइनिंग की अनजान तकनीकों को दोषी ठहराया। शायद रिफाइनिंग मेडिसिन की पूरी किताब में जियाओ यी ने पाया कि इसमें दर्ज ज्यादातर बातें रिफाइनिंग मेडिसिन प्रैक्टिशनर की बेसिक जानकारी थी और 3 फर्स्ट ग्रेड गोली के फॉर्मूले भी थे। वे हैं बॉडी टैंपरिंग गोली, बॉडी स्ट्रेंथनिंग गोली और क्यूई गोली। यह कहने की जरूरत नहीं है कि बॉडी टैंपरिंग गोली बाकी 2 दवाओं ने मार्शल आर्टिस्ट की साधना का असर नहीं बढ़ाया, लेकिन वे मार्शल आर्टिस्ट की शारीरिक ताकत बढ़ा सकती थीं। कीमिया रेसिपी पर रिफाइनिंग का तरीका और जरूरी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। गोली को रिफाइन करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है और रिफाइनर के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल जरूरतें होती हैं। अगर आप दवा को रिफाइन करने वाले नए हैं तो उनमें से ज्यादातर फेल हो जाते हैं या भट्टी खराब कर देते हैं। ओह, जियाओ यी ने आह भरी, अगर सिर्फ इस बॉडी टैंपरिंग पिल की पढ़ाई भी करनी है तो भी आधे महीने से ज्यादा समय लगेगा और बहुत देर हो चुकी होगी। असल में जियाओ यी पहले से ही बहुत अच्छा है। फार्मासिस्ट के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, वरना ये इतना बड़ा जियाओ परिवार नहीं होता। सिर्फ 4 फार्मासिस्ट हैं, नहीं तो ये प्रोफेशन पूरी दुनिया का सबसे नेक प्रोफेशन नहीं होता। जियाओ परिवार के दूसरे बच्चों की तरह और यहाँ तक कि आम डीकन बड़ों ने भी सभी ने दमा को रिफाइन करने की ये किताब पढ़ी है, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाता और कोई भी पूरी तरह से पढ़ाई करने का पक्का नहीं हो सकता, भले ही उन्हें कुछ साल दिए जाएं। जियाओ परिवार के 3 फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट को भी जियाओ लिहुओ ने सिखाया और ट्रेन किया था।
अगर उन्हें खुद से एल्केमी टेक्निक सीखने दी जाती तो पूरी तरह से पढ़ाई करना भी मुश्किल होता। फर्स्ट ग्रेड पिल को रिफाइन करना तो दूर की बात है। जियाओ ई को भरोसा था कि वो 1 या 2 महीने में रिफाइनिंग रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लेगा, जो पहले से ही बहुत शानदार था। मुझे नहीं लगता कि रिफाइनिंग मेडिसिन का ये रिकॉर्ड मेरे लिए कोई खास बात है। जियाओ ई कभी भी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं था। 10 मिनट बाद जब उसने रिफाइनिंग मेडिसिन का रिकॉर्ड फिर से पलटा और अपने दिमाग में ये सारा ज्ञान याद किया, जब उसने इसे धीरे धीरे समझने का प्लान बनाया, अचानक बिंगलुआन तलवार मार्शल आर्ट्स की आत्मा में एक चमक थी और उसके दिमाग में रिकॉर्ड किया गया एल्केमिस्ट का ज्ञान असल में उससे जुड़ गया। जियामी ने अनजाने में बिंगलुआन तलवार के प्रोजेक्शन को गाढ़ा कर दिया। जैसे ही अनोखी और तेज धार वाली बेमिसाल दिव्य तलवार दिखाई दी, जियाओई तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। आखिरकार ये पहली बार होना चाहिए था जब जियाओई ने सच में बिंगलुआन तलवार की पूरी तस्वीर देखी हो। पहली बार वो अभी अभी इस दुनिया में आया था और अपने शरीर के जरिए उसने देखा कि ये उसकी मार्शल आत्मा बन गई है। दूसरी बार उसने यांग फू से निपटा, लेकिन यांग फू को मारने के लिए तैयार होने के बाद उसे ई की चोट की चिंता हुई और उसने तुरंत बिंगलुआन तलवार को फेंक दिया, बिना ज्यादा ध्यान से देखने का समय दिए। जियाओई ने तलवार के छोटे से टुकड़े को ध्यान से और हैरानी से देखा, अपनी आंखें नहीं हिला पा रहा था। परफेक्ट तलवार पर 2 घूमते हुए ड्रैगन बने हुए हैं, जो सूरज, चंद्रमा और तारों से घिरे हुए हैं, इतने असली जैसे कोई घूमता हुआ ड्रैगन आसमान में उड़ रहा हो, आसमान और जीवों को देख रहा हो और सभी चीजों में छेद कर रहा हो। तलवार के पूरे शरीर पर घने रून्स बने हुए हैं, जो बहुत रहस्यमयी हैं। जियाओई इनमें से किसी भी कैरेक्टर को समझ नहीं पाया। जियाओई की आंखें अचानक बदल गईं। ये फिर से वही जाना पहचाना एहसास था। बाईं आंख बर्फ की तरह ठंडी थी और दाईं आंख आग की तरह गर्म थी। चांद के सूरज की आंखें बिना किसी चेतावनी के दिखाई दीं। जब आंखों ने फिर से तलवार को देखा तो ये कैरेक्टर जिंदा लग रहे थे, लगातार घूम रहे थे, मिल रहे थे और बिखर रहे थे, बहुत रहस्यमयी थे। उसी समय जियाओई को अचानक एक खुली और खुशी वाली फीलिंग आई। वो असल में अपने दिमाग में रिकॉर्ड कीमियागर का सारा ज्ञान एक पल में समझ गया। देख फार्मासिस्ट का अस्पष्ट ज्ञान अब उसकी नज़र में बहुत आसान लग रहा था। कुछ सेकंड बाद जियाओई के दिमाग में एक बूम के साथ 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पिल नाम का एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाई दिया। जब बिंगलुआन तलवार गायब हो गई और उसकी आंखें नॉर्मल हो गईं तो जियाओई ने रिएक्ट किया, बहुत बढ़िया, सच में कमाल का है। इसने मुझे तुरंत रिफाइनिंग मेडिसिन रिकॉर्ड में ज्ञान को समझने में मदद की और अपने आप एक कीमती गोली मिल गई। जियाओई चुपके से हैरान रह गया। 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पिल बिंगलुआन तलवार से बनाया गया एक पिल फॉर्मूला है। इसका असर बॉडी टेम्परिंग पिल जैसा ही है, लेकिन असर कई गुना ज्यादा है। बिंगलुआन तलवार, तुम कितनी मजबूत हो और तुम क्या राज छुपा रही हो। जियाओई हमेशा से जानता था कि बिंगलुआन तलवार की शुरुआत बहुत रहस्यमयी है और ये पुराने चीन का सबसे हैरान करने वाला खजाना होना चाहिए, लेकिन उसके पास बिंगलुआन तलवार के बारे में असली जानकारी जानने का कोई तरीका नहीं था। शायद भविष्य में जब वो मार्शल आर्ट्स में सफल हो जाएगा और उसके पास ऐसे तरीके और स्किल्स होंगे जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो वो इन रहस्यों को सुलझा पाएगा। जियाओई ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल से ध्यान भटकाने वाले विचारों को निकाल दिया। अब सबसे जरूरी बात यह है कि पहले अपनी साधना को बेहतर किया जाए। रिफाइनिंग मेडिसिन रिकॉर्ड में जो जानकारी है वो उसे पूरी तरह से समझ में आ गई है, जिसका मतलब है कि वो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनिंग मेडिसिन मास्टर बनने के लिए पूरी तरह से मुमकिन है। जब तक वो फर्स्ट ग्रेड पिल को रिफाइन करता है, वो सच में फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट बन जाएगा। पिल को रिफाइन करने की कई जरूरी शर्तें हैं। पहली, योद्धा में आग को कंट्रोल करने की काबिलियत होनी चाहिए। दूसरी, योद्धा में बहुत ज्यादा हिम्मत और सहनशीलता होनी चाहिए और मेडिसिन को रिफाइन करना एक अनजाने में होने वाला और बोरिंग काम है। तीसरी, सामान और रिफाइनिंग भट्टियां तैयार करना। पहली और दूसरी शर्तें पूरी हो गई हैं, अब सिर्फ तीसरी शर्त बची है, सामान और दवा की भट्टी तैयार करनी है। लेकिन मेरे पास ये चीजें नहीं हैं, इसलिए मुझे इन्हें बाहर से खरीदना पड़ेगा। जियाओई ने रिफाइनिंग के रिकॉर्ड रख दिए और बाहर चला गया। देखो, ये जियाओई का कचरा है। जियाओई लगभग अपना घर छोड़कर ही निकला था और दूसरे कबीले के बच्चे और लोग उसे पहले से ही मना चुके थे। छी, इस कमीने ने बाहर आने की हिम्मत की। अगर मैंने इसे बदल दिया तो अब लोगों से मिलने के लिए मेरा चेहरा नहीं बचेगा। ये एक बेशर्म बदमाश है। ये साफ तौर पर नाकाबिल है, लेकिन इसने कबीले के नियमों को तोड़ा और कजिन रूहान के साथ शर्त भी लगाई, जो सच में मतलबी है। रुको और देखो, आधे महीने बाद इस घटिया बदमाश बेकार कचरे को कड़ी सजा मिलेगी। उस समय उसे पता चलेगा कि अनजान होने का क्या मतलब होता है। परिवार के बच्चों को हमेशा जियाओ रूहान लीड करता था और उसे अपना आइडल मानता था। कल रात ये घटना फैलने के बाद जियाओई लगभग सभी छोटे बच्चों का पब्लिक दुश्मन बन गया था। इस बारे में जियाओई ने अपने होंठ से कोड़ लिए, उसे कोई परवाह नहीं थी। असल में जियाओई एक बहुत घमंडी इंसान है। जब वो धरती पर था तो वो एक जवान आदमी था जो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता था और वो अपने कमजोर ताज में एक बड़ा मास्टर बन गया था। वो 25 साल से भी कम उम्र का था और वो पहले से ही दुनिया को हैरान करने वाले कातिलों का राजा बन गया था। एक भयानक कामयाबी, अजय होने का एक प्रभामंडल ने उसके घमंड को और बढ़ा दिया। हालांकि वो एक ऐसा इंसान भी है जो जल्दबाजी में काम करना पसंद करता है, हर तरह की रुकावटों को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने दिल की सुनता है और जैसा वो खुश रहता है वैसा जीता है। वो बदमाजी से बोलता है, लेकिन ये उसका कैरेक्टर है।
चूंकि वो अपनी भावनाओं को घास वाले कैरेक्टर से दिखा सकता है, इसलिए वो कभी दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। वो एक बदमाश जैसा है, लेकिन दुश्मन से निपटने का उसका यही तरीका है। जब बदमाश दुश्मन को हमला करने की जगह नहीं दे सकता तो क्यों ना ऐसा किया जाए। शॉर्ट में उसने हर चीज में अपने दिल की सुनी और जैसा वो खुश था वैसा ही जिया। उस समय धरती पर वो अपनी मातृभूमि से प्यार करता था, चुपके से उन सभी ताकतों से दुश्मनी रखने की पूरी कोशिश करता था जो मातृभूमि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थीं। वो बेशक जानता था कि इससे बहुत से लोग नाराज हो सकते हैं और यहाँ तक कि मर्डर भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता। वो सिर्फ अपने दिल की सुनता है। चूंकि उसका दिल मातृभूमि से प्यार करता है, इसलिए वो पूरी दुनिया का दुश्मन होने पर भी नहीं हिचकेगा, भले ही दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मरते समय भी उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने अपने दिल की सुनी। उसने सोचा कि ये इसके लायक था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका अलग रहना लंबे समय से उसकी हड्डियों में बसा हुआ है। आज जो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर उंगली उठाते हैं, वो सिर्फ उन्हें बेवकूफ़ों का झुंड समझता है, क्योंकि ये लोग उसके दिमाग के लायक नहीं है। कम से कम बेवकूफ़ों के इस झुंड ने तो सिर्फ इशारे किए। ज़ियाओ यी का उनसे डील करने का कोई मन नहीं था। इस दुनिया में आने के बाद से सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सच में उसे दिल से लगा सकते हैं। एक ई है और दूसरे 3 बड़े हैं।